हेलो एवरीवन। स्वागत है आपका पाठशाला ऋषिकेश के यूट्यूब चैनल पर, है ना। आज हम इम्पॉर्टेंट स्टैटिक जीके की जो सीरीज़ हमारी चल रही है, ताकि अगर आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, आप एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, आप यूके पुलिस की, यूके ट्रिपल एससी की, या आप किसी भी और एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें भी जीएस का पार्ट आता है, उसमें आपकी तैयारी को चेक किया जा सके। आप कहीं से भी कैसे भी पढ़ रहे हैं, तो हम इस तरह के क्वेश्चन लाए हैं जो नए एग्जाम्स में, नए क्लेवर में आ रहे हैं आपके सामने, है ना। थोड़े से उनकी लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन है, पुराने स्टैटिक क्वेश्चन है, तो वो सब आपको देखने को मिलेंगे। आपको वीडियो देखना है, फटाफट क्वेश्चन पढ़ना है और आंसर कर लेना है। शुरुआत करते हैं वीडियो की। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, कलिंग युद्ध किस वर्ष में हुआ था। मैंने कहा है स्टैटिक है, इसका मतलब इसमें आपको हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, है ना, स्टैटिक, मिसलिनियस, साइंस के भी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। और धीरे धीरे जिस पार्ट का मुझे लगेगा कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम के हिसाब से, या जैसा आपका डिमांड रहेगा वैसा अपन इसको बढ़ाते जाएंगे। बोला कलिंग युद्ध किस वर्ष में हुआ था, आप सभी जानते होंगे, इनमें से कोई एक आंसर होने वाला है। तो आइए बात कुछ उसी की करते हैं। थोड़ा सा आगे चलते हैं, पहले इसके बारे में थोड़ा सा सुन लेते हैं, जान लेते हैं। अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 269 ईसा पूर्व के 8वें वर्ष अर्थात 261 ईसा पूर्व में कलिंग पर आक्रमण किया था। इसका स्पष्ट साक्ष्य अशोक के 13वें शिलालेख में मिलता है। तो अशोक के युद्ध की बात है, क्वेश्चन है, सीधा आंसर हो जाएगा ये, है ना। वो गद्दी पे बैठा था 269 बीसी में, इसके बाद बीठा इसके 8वें वर्ष में उसने कलिंग का युद्ध पे किया। आप ये जानते हैं, अशोक के बारे में कहा गया है, तो सीधी सी बात है। आगे चलते हैं। यह है पाठशाला ऋषिकेश। ऑफलाइन बैचेज स्टार्ट हो गए हैं, ठीक है। ऑफलाइन बैचेज स्टार्ट हो गए, तो आप इनरोल कर सकते हैं इन सभी एग्जाम्स के लिए, एसएससी, रेलवे, पुलिस, बैंक के लिए। ऑफलाइन बैचेज मॉर्निंग में और इवनिंग में स्टार्ट हैं, ठीक है। न्यू बैचेज हैं सभी। आगे चलते हैं। ग्रामीण गरीबी उन्मूलन के लिए पूरा मॉडल अपनाने का समर्थन किसने किया था। पूरा मॉडल, अब ये पूरा मॉडल क्या है भाई, तो PUR और A की कुछ फुल फॉर्म रही होगी, तभी इसका समर्थन किया होगा। किसने किया है, APJ अब्दुल कलाम नाम है, डॉक्टर अभिजीत सेन है, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद है, या प्रोफेसर AM पथ है। तो पूरा मॉडल की बात है, आंसर APJ अब्दुल कलाम हो जाएगा। आगे देखिए कि क्या है इसका और क्या इसको जाना गया है। समझना, ये क्वेश्चन है स्टैटिक, बड़ा इंपॉर्टेंट पूछा जाता है, इसीलिए मैं लाया हूँ, आपको चीज़ें समझ आ जाएं इस तरीके से, ठीक है। ये पढ़िए, अगर आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। भारत रत्न से सम्मानित भारत के मिसाइल मैन कहे जाने वाले भूतपूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की बात है। सृजनपाल सिंह ग्रामीण क्षेत्रों के विकास संबंधी मिशनों में डॉक्टर कलाम के सहयोगी के साथ लिखी गई पुस्तक टारगेट 3 बिलियन इनोवेटिव सॉल्यूशंस टूवर्ड्स सस्टेनेबल डेवलपमेंट में ग्रामीण गरीबी उन्मूलन के लिए पूरा मॉडल अपनाने का समर्थन किया था। उल्लेखनीय है कि पूरा फुल फॉर्म देख लो और नोट कर लो कि ये फुल फॉर्म है, कभी भी पूछी जा सकती है। प्रोविजन ऑफ अर्बन अम्यूनिटीज टू रूरल एरियाज, भारत में ग्रामीण विकास से संबंधित है, पूरा मॉडल है ना। प्रोविजंस ऑफ अर्बन अम्यूनिटीज रूरल एरियाज, ठीक है, ये इसकी फुल फॉर्म है। फिर है श्री कलाम का 27 जुलाई 2015 को हृदयघात से, ऐसा कहा जाता है, शिलोंग में निधन हो गया था। आगे चलते हैं। तो क्वेश्चन का आंसर मिल गया होगा आपको, बेसिक है। किसे दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है, तो देखिए दक्षिण भारत के बारे में है, 4 ऑप्शन आपके सामने। स्टैटिक है, सीधा सीधा आप जानते होंगे कि कोयम्बटूर है। जिन्हें मैनचेस्टर का मतलब, ये सर्च करो, आपको याद होना चाहिए कि दक्षिण भारत का है, तो भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है ये बता सकते हो, ठीक है। फिर नॉर्थ इंडिया का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है, नॉर्थ इंडिया का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है ये बता सकते हो। ये चीज़ें कुछ देखो और चेक करो। आगे चलते हैं। हरित क्रांति शब्द किसने गढ़ा था, इस पर बात की जा रही है। देखो समझना, हरित क्रांति, ग्रीन रेवोल्यूशन की बात है। 4 ऑप्शन है कि ये शब्द किसने दिया था, विलियम गॉड, चार्ल्स एल्टन, यूजीन ऑडम, MS स्वामीनाथन, ठीक है। भारत में हरित क्रांति का जो टाइम पीरियड माना जाता है वो माना जाता है 1965 से 66 के ड्यूरेशन में। जब कौन सा प्लान चल रहा था, तो बोलोगे थर्ड फाइव ईयर प्लान जो था, थर्ड 5 ईयर प्लान वो चल रहा था 1965-66 के ड्यूरेशन में। तो हरित क्रांति शब्द किसने दिया था, विलियम गॉड हैं, USA से रिलेटेड हैं, ठीक है, उन्होंने ये दिया था। एक्सप्लेनेशन को समझिएगा। हरित क्रांति शब्द सबसे पहले वर्ष 1968 में यूनाइटेड स्टेट्स एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट के निदेशक विलियम गॉड, ये वो नाम है विलियम गॉड, ठीक है, इस तरीके से द्वारा प्रयोग किया गया था। आप नाम जानते होंगे नॉर्मन बोरलॉग का, जिन्होंने ग्रीन रेवोल्यूशन को किया है, ठीक है। उसका शब्द टर्म जो था वो पहले ही
हरित क्रांति आया था वो इन्होंने दिया था। उसके बाद भारत में एमएस स्वामीनाथन, भारत में एमएस स्वामीनाथन जाने जाते हैं किस चीज़ के लिए? ग्रीन रेवोल्यूशन के लिए, ठीक है, ग्रीन रेवोल्यूशन के लिए जाने जाते हैं। आगे चलते हैं। निम्न में से भारत रत्न पाने वाला पहला संगीतकार कौन था? आपको पता है भारत रत्न 1904 से दिया जा रहा है और ये हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है इंडिया का। ये पहले 3 लोगों को दिया गया था जो नाम आपको लगभग मालूम होते हैं, ठीक है। उन 3 नामों के बाद कुछ लोग और आए जिनको ये दिया गया। इसी तरह से एक सवाल बनता है कि भाई संगीतकार कौन थे? जैसे पहले वैज्ञानिक कौन थे, पहले म्यूजिक से कौन थे, तो उस तरह से एक क्वेश्चन है कौन थे जिनको पहला ये दिया गया है। तो 4 ऑप्शन है, लता मंगेशकर, एमएस सुब्बुलक्ष्मी, पंडित रविशंकर, पंडित भीमसेन जोशी। आप तुक्का मार सकते हैं। एक्सप्लेनेशन के साथ इसके जाएंगे। वर्तमान में 5 ख्याति प्राप्त, इसको वर्तमान को छोड़ दो, ठीक है, ये शब्द गलत हो जाएगा। 5 ख्याति प्राप्त व्यक्तियों को संगीत के क्षेत्र में भारत रत्न दिया जा चुका है। एमएस सुब्बुलक्ष्मी, पंडित रविशंकर, लता मंगेशकर एवं बिस्मिल्लाह खां 2001 लिखा हुआ है। लता मंगेशकर और बिस्मिल्लाह खां को कब मिला? 2001 में। पंडित भीमसेन जोशी को 2008 में। एमएस सुब्बुलक्ष्मी को मिला है 1998 में। तो लास्ट क्वेश्चन का आंसर आप देख लेंगे क्या हो जाएगा? एमएस सुब्बुलक्ष्मी हो जाएगा। ये वाला जो आंसर होगा वो ये हो जाएगा आंसर। एमएस सुब्बुलक्ष्मी को सबसे पहले संगीत के क्षेत्र में भारत रत्न, क्योंकि संगीतकार हैं उसके क्षेत्र में नहीं, कोई स्पेशल क्षेत्र नहीं होता है, लेकिन जो संगीत से संबंधित हैं उस क्षेत्र से संबंधित हैं उनको मिला है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ स्थित है? राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान की बात करें तो पहले अभी ये किसी जो उत्तराखंड का एक पेपर हुआ था वीडियो है ना, क्लर्क टाइप के, उसमें किसी एग्जाम में ये पूछा गया क्वेश्चन है। इजी क्वेश्चन है, अगर आपने पढ़ा हुआ है, नहीं पढ़ा है तो इस तरह के जो रिसर्च सेंटर होते हैं वो एग्जाम में आते हैं, इसको रिवाइज कर सकते हो। अगला है यूरोपियन संघ का मुख्यालय कहाँ है ना। आप इसे बहुत कॉमन नाम यूरोपियन यूनियन से जानते होंगे और आपने एक बहुत फेवरेट टर्म सुना होगा जिसे कहा गया है ब्रेक्जिट, ठीक है, जिसे कहा गया है ब्रेक्जिट। अब ब्रेक्जिट कहा गया क्योंकि ब्रिटेन निकल रहा था इससे, ब्रिटेन ईयू से निकल रहा था, छोड़ रहा था उसकी मेंबरशिप, तो ये हो गया ब्रेक्जिट। इसका हेडक्वार्टर पूछा है तो हेडक्वार्टर हो जाता है ब्रुसेल्स बेल्जियम में। लेकिन इसके बारे में और जान लो कि ईयू बना कब था और क्या है। 27 देशों के बीच, समझना 27 देश हैं लेकिन पहले 28 हुआ करते थे जब ब्रिटेन था, अभी 27 हो गए हैं। आर्थिक एवं राजनीतिक समझौता या साझेदारी में शामिल सदस्यों के संघ को यूरोपियन संघ कहा जाता है। इसका मुख्यालय कहाँ है? ब्रुसेल्स बेल्जियम में। कहाँ है इसका मुख्यालय? ब्रुसेल्स बेल्जियम में। और ये नवंबर 1993 को यूरोपियन यूनियन बना था। रीडिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक किसने लिखी है? देखिए क्योंकि स्टैटिक पार्ट है, हम जल्दी ये पार्ट करेंगे, क्वेश्चन को समझेंगे और आगे चलेंगे आंसर जान करके। कुछ चीज़ें आपको जुड़ करके दिखेगी। अगर आपको ऐसा लगता है कि हिस्ट्री ज्योग्राफी से क्वेश्चन है और आपने पढ़ा हुआ था लेकिन आप उसे सही नहीं कर पा रहे हैं तो आपको फिर से पढ़ लेना होगा। वही पार्ट पढ़िए, वही टाइप के पढ़िए जिससे आपकी चीज़ें डाउट क्लियर हो जाए और आप प्रैक्टिस कंटिन्यू कर सकते हैं। पता चल जाएगा कि कितने क्वेश्चन आप सही कर पा रहे हैं। आपने डिस्कवरी ऑफ इंडिया सुना होगा और डिस्कवरी ऑफ इंडिया में नाम आता है जवाहरलाल नेहरू का, ठीक है, जवाहरलाल नेहरू वहाँ पर नाम आता है। लेकिन यहाँ पर रीडिस्कवरी है मेघनाद देसाई की, ठीक है। तो आप ये नाम याद रख सकते हैं, रीडिस्कवरी ऑफ इंडिया, मेघनाद देसाई। पटेटी एक शब्द है, पटेटी जो त्यौहार है किसका त्यौहार है ये पूछा गया है। पारसी, सिख, जैन, बौद्ध। तो देखिए हम एंशिएंट हिस्ट्री कर रहे हैं, एंशिएंट हिस्ट्री में हमने जैन को पढ़ा है, हमने बौद्ध को पढ़ा है। यहाँ पर पटेटी शब्द आया है, किसका त्यौहार है पटेटी? तो ये हो जाएगा पारसी का। क्या होता है इसकी एक्सप्लेनेशन मैं आपको पूरी दूंगा और आपको चीज़ें समझ आएंगी। बोला जो पटेटी है पारसियों का त्यौहार है, बात बिल्कुल सही। यह तत्पश्चात दिवस के रूप में मनाया जाता है, यह पश्चाताप जो होता है ना, उसके रूप में मनाया जाता है। मुख्यतः यह आत्मविश्लेषण इंट्रोस्पेक्शन का दिन होता है जो जोरेस्ट्रियन कैलेंडर वर्ष के अंतिम दिन मनाया जाता है। तो पटेटी पारसियों का त्यौहार है, पास है पटेटी, पास है पारसियों का। इस तरीके से आप याद रख सकते हो थोड़ा सा निमोनिक बना करके। आगे चलते हैं। भारत माता नामक प्रसिद्ध पेंटिंग के चित्रकार कौन थे? भारत माता के प्रसिद्ध पेंटिंग के चित्रकार कौन थे ये पूछा गया है। 4 ऑप्शन आपके सामने, गगनेंद्रनाथ टैगोर, अविंद्रनाथ टैगोर, नंदलाल बोस, जेमिनी रॉय। तो आंसर हो जाएगा अविंद्रनाथ टैगोर। आपको ये याद रखना चाहिए, भारत माता के नारे आपने बहुत लगाए होंगे, लगाने भी चाहिए, और अविंद्रनाथ टैगोर यहाँ पर आंसर हो जाएगा।
पशुपालन के साथ खेती को क्या कहा जाता है? कई लोगों को ये क्वेश्चन आता है और उसमें वो डाउट में रहते हैं, तो इसको देख लीजिए। पशुपालन के साथ, जब पशुपालन और खेती किया जाता है, दोनों को एक साथ किया जाता है, उस खेती को क्या कहते हैं? 4 ऑप्शन है और आंसर हो जाएगा मिश्रित खेती कहते हैं। ठीक है, मिश्रित खेती कहते हैं, मिश्रित कृषि कहते हैं, माफ कीजिएगा, है ना, ये थोड़ा सा डाउटफुल है, तो मिश्रित कृषि कहते हैं उसको, एग्रीकल्चर कहते हैं। ठीक है, तो इसको थोड़ा सही कर लेते हैं। मिक्स्ड फार्मिंग, है ना, वो डबल वहाँ पर गलत हो गया होगा। मिक्स्ड फार्मिंग कहते हैं, मिक्स्ड खेती कहते हैं में कृषि उत्पादन के साथ साथ पशुपालन उद्यम या दूध उत्पादन व्यवसाय को भी सम्मिलित किया जाता है। मिश्रित खेती में पशुपालन एवं फसल उत्पादन एक दूसरे के सहायक उद्यम होते हैं, इसलिए इसको क्या कहते हैं? मिक्स्ड फार्मिंग कहते हैं। इसको थोड़ा सा सही कर लेते हैं इस क्वेश्चन को। ठीक है, यहाँ पर से ये वाला ऑप्शन जो है इसको हटा देते हैं, थोड़ा सा इसको हटा देते हैं, ये वाली चीज़ सही कर लेते हैं, आपको ये चीज़ समझ आ जाएगी। ठीक है, डेयरी फार्मिंग, ट्रक कृषि और मिश्रित खेती इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। मानव रुधिर का पीएच स्केल क्या है? तो जैसे मैंने आपको कहा था कि मैं आपको साइंस के क्वेश्चन भी दिखाऊंगा, तो वही एक क्वेश्चन है इसमें से, पीएच मानव रुधिर का क्या होता होगा? ह्यूमन ब्लड की बात की जा रही है। आगे चलते हैं और इसको समझते हैं। देखिए, स्वस्थ मनुष्य में 5 से 6 लीटर रक्त होता है, इसका मतलब है उसके वजन के बराबर 7% के आसपास, जिसका पीएच वैल्यू, है ना, 7.4 होता है। यह एक तरल संयोजी ऊतक है। ऊतक का मतलब होता है यहाँ पर सेल, ठीक है, टिश्यू। ऊतक का मतलब होता है टिश्यू, जो 2 भागों से मिलकर बना होता है। प्लाज्मा 55% एवं रुधिराणु 45%। रुधिर का प्रमुख कार्य खाद्य पदार्थों एवं ऑक्सीजन का संवहन करना है। लिटमस प्राप्त किया जाता है, लिटमस प्राप्त किया जाता है। साइंस से क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है। जीवाणु से, कवक से, शैवाल से, लाइकेन से। लिटमस आपने देखा होगा कि एसिड और बेस जैसी चीज़ें होती हैं, एसिड और बेस जैसी चीज़ें होती है, तो लिटमस ये बताता है। आंसर हो जाएगा लाइकेन। लाइकेन प्रदूषक सूचक भी होता है, प्रदूषण को बताता है। लिटमस रोसेला एक लाइकेन से, किससे? एक लाइकेन से प्राप्त किया जाता है। यह अम्ल सूचक यानी कि जो एसिड बताने के रूप में उपयोग होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व उत्कृष्ट गैस का उदाहरण है? उत्कृष्ट का मतलब यहां पर हो जाता है नोबेल गैस। ठीक है, नोबेल गैस इसका मतलब हो जाता है। 4 ऑप्शन है, नोबेल गैस के बारे में बताना है आपको। नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, क्लोरीन, हीलियम। साइंस के क्वेश्चन देखिए, आगे इसका एक्सप्लेनेशन देख लीजिए। आवर्त सारणी मतलब पीरियोडिक टेबल की बात है। पी ब्लॉक के तत्वों को उत्कृष्ट या नोबेल गैस कहा जाता है। कौन कौन सी नोबेल गैस होती है? तो जरा ध्यान देना, हीलियम, नियॉन, ऑर्गन, क्रिप्टॉन तथा रेडॉन। ठीक है, रेडॉन, ऑर्गन आपको ध्यान रखनी है, वायुमंडल में पाई जाती है, ऑर्गन पाई जाती है। ठीक है, रेडॉन वायुमंडल में नहीं पाई जाती है, तो ये वाली बात आपको ध्यान रखनी है। पीएच स्केल का परिसर है, क्योंकि पीएच स्केल के क्वेश्चन आ गए। 7.4 ब्लड का आ गया। परिसर का मतलब होता है उसकी रेंज क्या है, रेंज। ठीक है, उसकी रेंज क्या है, रेंज। तो 0 से 14 के बीच में उसकी रेंज होती है, परिसर उसी को कहते हैं, 0 से 14। ठीक है, आगे चलते हैं। पीएच पैमाने से में 0 से 14 तक अंक होते हैं। इसके मध्य बिंदु 7 को उदासीन कहते हैं, मतलब न्यूट्रल पॉइंट कहते हैं, न्यूट्रल पॉइंट कहते हैं। इस पैमाने का प्रयोग विलयन की प्रकृति जानने के लिए किया जाता है। जिस विलयन का मान 7 से कम होता है उसे अम्ल यानी कि एसिड, जैसे नींबू का रस एक एसिडिक है। ठीक है, जिसका मान 7 से अधिक होता है उसे क्या कहते हैं? क्षार कहते हैं या बेस कहते हैं। ठीक है, बेसिक कहते हैं। चलो आ जाओ आगे। कृषि उत्पादों की कोटि किस प्रकार निर्धारित की जाती है? कोटि किस प्रकार निर्धारित की जाती है? ISI मार्ग लगता है, परिस्थितिकी उत्पाद होता है, एग मार्क होता है या हरित उत्पाद होता है? तो बहुत पहले आपने सुना होगा एग मार्क जो होते हैं वो एग्रीकल्चर पर, कृषि वहाँ से लिया, एग का मतलब एग्रीकल्चर टर्म से ले लिया। मार्क होता है वो लगता है, उसी को कहते हैं। क्या इसका इतिहास है एग मार्क का? तो जान लो, एग मार्क केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित योजना है जो कृषि उत्पाद ग्रेडिंग एवं मार्केटिंग अधिनियम 1937 के अंतर्गत कृषि और संबद्ध उत्पादों की ग्रेडिंग तथा और मानकीकरण को प्रोत्साहित करता है। मतलब अगर ये पूछ लिया जाए कि कृषि उत्पादों पर एग मार्क की शुरुआत कब से हुई है, तो 1937 का जो एक्ट है उसके माध्यम से इसकी शुरुआत की गई है। व्यापार की दृष्टि से सर्वाधिक व्यस्त महासागर कौन सा है? वर्ल्ड ज्योग्राफी का एक क्वेश्चन पहले भी ये क्वेश्चन आया है, तो मैंने इसको बताया है आप लोगों को कि मान लीजिए
ये वाला जो पार्ट है ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है, लेकिन मान लीजिए कि नॉर्थ अमेरिका है, ठीक है, थोड़ा सा मैप जो है इस पर सही नहीं बन पाता उतना, नॉर्थ अमेरिका है और फिर जो है वो साउथ अमेरिका है, साउथ अमेरिका है, ठीक है। और ये वाला जो यहाँ पर महासागर आता है, इधर यूरोप वाला पार्ट हो जाता है, यूरोप वाला पार्ट हो जाता है, ठीक है, इधर अफ्रीका हो जाता है, इधर अफ्रीका हो जाता है। तो ये जो एस साइज का आता है, जिसका आकार एस टाइप का है, जिसे हम अटलांटिक महासागर कहते हैं, यही क्या है, व्यापार की दृष्टि से सर्वाधिक व्यस्त महासागर है। ये नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका को यूरोप, अफ्रीका जैसे देशों से, है ना, डेवलप्ड कंट्री से जोड़ता है। एशिया के पार्ट को देखिएगा। उत्तर अटलांटिक समुद्री महासागर संसार का सबसे व्यस्त और सबसे महत्वपूर्ण व्यापारिक समुद्री मार्ग है। यह यूरोप और पूर्वी उत्तरी अमेरिका महाद्वीपों के विकसित क्षेत्रों को जोड़ता है। तो इसमें हमने आंसर यही लिया है, आर्कटिक प्रशांत हिंद में अटलांटिक अंध महासागर इसको कहा जाता है। एस साइज का शेप होता है। पहले ये क्वेश्चन शेप में आया था, किसका आकार जो है वो एश आकार का होता है। अब ये क्वेश्चन आया है कि कौन सबसे ज़्यादा व्यापार की दृष्टि से व्यस्त है। बगान कृषि पैदा करती है। बगान कृषि के बारे में क्वेश्चन है, एग्रीकल्चर से रिलेटेड क्वेश्चन, अच्छे क्वेश्चन है। केवल खाद्य फसलें, खाद्येतर फसलें, नकदी फसलें, 4 फसलें। बगान कृषि की बात है तो खाद्य के अलावा, खाद्य फसलें मतलब चावल गेहूं है ना, उनके अलावा अगर कुछ फसलें होती हैं तो उन्हें बोलते हैं हम बगान कृषि। बगान कृषि के अंतर्गत चाय, कहवा, नारियल, रबड़, इलायची, मिर्च, हल्दी आदियों को खाद्येतर फसलें कहा जाता है और उगाया जाता है। लक्षद्वीप में कितने द्वीप समूह हैं? लक्षद्वीप में कितने द्वीप समूह हैं? तो आंसर हो जाएगा 36। बड़ा आसान है, आपको लक्षद्वीप के बारे में क्योंकि जानकारी देनी थी तो एक क्वेश्चन आसान है। लक्षद्वीप कई छोटे छोटे द्वीप से मिलकर के बना हुआ है, उन सभी को लक्षद्वीप कहा जाता है। लगभग उसमें कितने द्वीप आइलैंड हैं? वो हैं 36। ठीक है, कहाँ पर हैं ये सारे के सारे? ये हैं अरब सागर में। क्या जानकारी आपको मिल सकती है? लक्षद्वीप में 36 द्वीप हैं, 36। यह भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है। इसकी राजधानी कवरत्ती, ठीक है, कवरत्ती आप इसको पढ़ेंगे और कवरत्ती है, ये याद रखना है लगभग की। सभी राजधानियां लगभग याद होनी चाहिए। लक्षद्वीप भारत के दक्षिण पश्चिम में हिंद महासागर के एक भाग अरब सागर में स्थित है, एक भारतीय द्वीप समूह। इसकी राजधानी कवरत्ती है। समस्त केंद्र शासित प्रदेशों में लक्षद्वीप कैसा है? सबसे छोटा है। ये बात याद रहेगी तो आंसर आसानी से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है डेमोक्रेसी शब्द। डेमोक्रेसी शब्द किस भाषा से लिया गया है? आप अधिकतर सुनते होंगे कि डेमोक्रेसी की परिभाषा बता दो, तो जनता का, जनता के द्वारा, जनता के लिए शासन आप बताते होंगे। डेमोक्रेसी किस भाषा का शब्द है? इस पर आज बात करेंगे। पहले थोड़ा सा इसके बारे में समझ लो। डेमोक्रेसी शब्द क्या है? ग्रीक भाषा के शब्द डेमोक्रेटिया से लिया गया है, जो 2 शब्द डेमोस पीपल, लोगों, और क्रेटोस रूल, शासन से मिलकर बना है। तो ये ग्रीक भाषा का शब्द है। डेमोक्रेसी की आती होगी आपको फुल फॉर्म, खुद सोच के बताइएगा। क्या इंडिया में जो डेमोक्रेसी है, जो इंडिया में डेमोक्रेसी है वो डायरेक्ट है, वो डायरेक्ट है या वो इनडायरेक्ट है, या वो इनडायरेक्ट है? ठीक है, कौन सी डेमोक्रेसी भारत में है ये आपको मालूम होना चाहिए, और अगर नहीं मालूम है तो एक बार चेक करो और फिर से पढ़ो। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। संविधान बनाने के समय जो क्षेत्र नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी के नाम से जाना जाता था वह अब है। देखिए, संविधान बनाने के समय एक क्षेत्र था भारत में, इन क्षेत्रों में से एक क्षेत्र था जिसको हम कहते थे नेफा। ठीक है, नेफा कहते थे। कौन सा था? असम राज्य था, अरुणाचल प्रदेश था, मेघालय राज्य था, नागालैंड था। आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। इसका पहले नाम 1987 से इसका पहले नाम क्या हुआ करता था? नेफा हुआ करता था। कई बार ये पूछा जाता है एग्जाम में, एज इट इज़ याद कर लो, फुल फॉर्म के तौर पे भी याद कर सकते हो। ये है नेफा को असम के सीमावर्ती हिस्से से अलग कर वर्ष 1948 में बनाया गया था। 1948 में नेफा बना दिया गया। इसे विशेष प्रशासन के तहत रखा गया। वर्ष 1986 के अधिनियम 2020, इसमें डेट लिखी हुई है, लागू द्वारा इसे अरुणाचल प्रदेश के नाम से अलग राज्य मिला। मतलब जो अरुणाचल प्रदेश था वो कब मिला? 20 यानी कि 20 को और फरवरी को, तो 20 फरवरी को ही वो अपना एस्टेब्लिशमेंट डे मनाता होगा, फाउंडेशन डे मनाता होगा। याद रख सकते हो, तो आंसर अरुणाचल प्रदेश है। इतने ही क्वेश्चन आज इस वीडियो लेक्चर में हम लाए थे आपके लिए। हमने कोशिश की है कि ये थोड़े से अलग क्वेश्चन रहें और अच्छे भी लगें आपको, और आपका जो भी डेटाबेस है पढ़ने का उसमें कई सारे नए क्वेश्चन जोड़ पाएँ। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो सब्सक्राइब कर दो, और फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम पे पाठशाला ऋषिकेश को फॉलो कर सकते हो। ठीक है,
और हमारे ऑफलाइन बैचेस चल रहे हैं, तो ऑफलाइन बैचेस स्टार्ट हैं हो गए हैं, आप उनको देख सकते हो। ठीक है, मजे की बात यह है कि आप इसमें इनरोल कर सकते हो। दूसरी बात यह है कि हमारी जो एंशिएंट हिस्ट्री की सीरीज है वो आप चेकआउट कर सकते हो, क्योंकि पूरा सिलेबस पढ़ाया जाएगा यूट्यूब पे किसी भी एग्जाम के लिए। उत्तराखंड स्पेशल अभी चल रहा है, तो एंशिएंट हिस्ट्री के वहाँ पर 3 लेक्चर हो गए, अगला लेक्चर भी जल्दी ही अपलोड होगा, और उसके बाद लाइव सेशन में आपके डाउट वगैरह लिए जाएंगे और नई चीज़ें डिस्कस की जाएंगी। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।